हाँ जी बच्चों, इसमें हम पढ़ने वाले हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा स्टेबल मैकेनिज्म है, ऐसी एबिलिटी है बॉडी की, जो सारे टिश्यू को एफिशिएंटली, प्यार से सबको ऑक्सीजन मिल जाए, वो अपना काम करें और वापस से कार्बन डाइऑक्साइड लौट जाए। मतलब कोई बहुत ज्यादा हसल बसल नहीं करना पड़ता, हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मैकेनिज्म सेट है। ठीक है, ऑलरेडी भगवान ने हमें ऐसे मैकेनिज्म दे रखे हैं। वो क्या है देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसको स्प्लिट करके समझाने की कोशिश की है। तो दो तरह के हैं इसमें, न्यूरल कंट्रोल भी है ये एक, और केमिकल कंट्रोल। हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है ना, सब में पढ़ोगे ये दोनों है, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल में एक सेंटर बैठा है मेडुला के अंदर, जिसको बोलते हैं हम RRC, दैट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और इसको बोलते हैं पॉन्स के अंदर कौन सा है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये है RRC यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और ये है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, ये याद रखना। एक तो तुम्हें न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां पर प्रेजेंट है, दोनों ब्रेन में है, राइट। और ये कहां पर प्रेजेंट है, मेडुला में। ठीक है, पता है पोन्स कहां पे प्रेजेंट होता है। हाँ, हमारे ब्रेन के अंदर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन होता है, नहीं हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट। ये हाइंड ब्रेन के पार्ट है दोनों यहाँ। ठीक है, PONS, न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। अब ये केमिकल कंट्रोल में आइए। केमिकल कंट्रोल में एक तो सेंट्रल, मतलब केमो रिसेप्टर्स होते हैं इसमें, और दो तरह के कीमो रिसेप्टर्स हैं, एक होते हैं पेरिफेरल और एक होते हैं न्यूरल वाले में। क्या है मेनली न्यूरल वाले में, मैंने अभी क्या बताया था, RRC क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मतलब यही है, जो यही क्वेश्चन आ जाता है, विच पार्ट, नेम दैट ऑर्गन, नेम दैट पार्ट विच इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये रेगुलेट करता है। ठीक है, सक्षम, कोई प्रॉब्लम है बेटे, यही मेनली रिस्पॉन्ड करता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन के लिए। ठीक है, कौन रेगुलेट करता है, कौन रेगुलेट करता है, RRC। ये RRC याद रखना मेनली तुम्हें, बाकी तो सारे कुछ ना कुछ हेल्प करते रहते हैं, उसकी असिस्ट करते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं। जितने भी बाकी काम करेंगे और भी हम पढ़ेंगे केमिकल में भी, इसमें भी सब RRC के थ्रू ही एक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो अब आइए, नेक्स्ट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। बच्चों ये कहाँ प्रेजेंट था, अभी अभी पढ़ा तुमने, पॉन्स के अंदर। ठीक, पॉन्स के अंदर। इट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ RRC। मतलब तुम ये कह सकते हो, इट एक्ट्स एज स्विच ऑफ सेंटर। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं स्विच ऑफ सेंटर। जैसे कि कोई चीज ऐसे है ना, चली जा रही मशीन को एक बार तो रोकना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी चली जाए, है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, मॉडरेट करने के लिए, स्विच ऑफ करने के लिए ये है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इसमें भी देख लो, जो ये वाले न्यूरल सिग्नल्स हैं, ये क्या करते हैं, दे रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को कम करने का मतलब क्या है, तो जितने टाइम में हमारी सांस बाहर आ रही है, उसकी ड्यूरेशन कम करने का मतलब हम तेजी से सांस लेने लग जाएंगे, है ना, इसका मतलब यही है ना। तो ये क्या करता है कंट्रोल करने के लिए, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। ये तरीका, वो भी किसके थ्रू, RRC के थ्रू। ठीक है, यहां लिख देती हूँ, बाय सेंडिंग द सिग्नल टू RRC। समझ आ गई मेरी बात। ये रेगुलेट करता है मेन, ये मॉडरेट करता है फंक्शन RRC के को ही। देखो यहाँ पे भी RRC लिखा है, RRC के फंक्शन को ही, उसी को सिग्नल देगा। तो बस कर भाई, रुक जा, बस जरूरत नहीं है अब तेरी इतना सिग्नल भेजने की, अब कंट्रोल लगा ले। तो ये कंट्रोल लगाने के लिए ये बोलता है, यही बोलता है RRC, मेनली यही काम करता है। ठीक है, क्लियर। चलो अब क्या, कीमो रिसेप्टर्स देख लेते हैं हम। कीमो रिसेप्टर्स जो है ना, दे आर हाईली सेंसिटिव टू
कार्बन डाइऑक्साइड एंड HIN। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस में आते भी हैं। नॉट टू ऑक्सीजन, एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ ये, लेकिन मैंने लिख दिया ताकि तुम्हारे क्वेश्चन में एकदम से पता लगे। लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, इनसिग्निफिकेंटली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। ठीक है, और बड़ी अमेजिंग बात तुम्हें पता लगेगी। देखो वैसे हम कहते रहते हैं कि ऑक्सीजन ही है हमारे लिए जरूरी, लेकिन जो हमारा ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर होनी बहुत जरूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नीचे चला जाएगा ना, तो ब्रीदिंग रेट एकदम लो चला जाएगा। ये बात मतलब सुनने में कैसा लग रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी टू रेस्पायर एफिशिएंटली। थोड़ा सोच के अजीब लग रहा होगा, लेकिन है, ये फैक्ट है। देखो कैसे, इसका आंसर मिल जाएगा तुम्हें। These chemoreceptors are highly sensitive to carbon dioxide and HI. Changes in carbon dioxide and HI, not to oxygen. Not to oxygen. मार्क कर लो इसको, या इसको ऐसे लिखा होगा insignificant to oxygen. Central chemoreceptors and peripheral receptors, ये जो है ये these are located adjacent to, मैंने located to लिखा नहीं, these are located adjacent to RRC, ठीक है, एंड दे डिटेक्ट चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड HI थ्रू। ये दे ही रखा एनसीईआरटी में, मैंने बता दिया। CSF जानते हो क्या होता है? मैं बता देती हूँ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के थ्रू डिटेक्ट करता है ये। और जो पेरिफेरल रिसेप्टर्स है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक तो दो तरह के होते हैं, एक तो अयोटिक, अयोटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, और कैरोटिड आर्टरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये कैरोटिड आर्टरी है ना, हमारे हार्ट से ब्रेन को ब्लड लेके जाती है, नेक मतलब नेक में प्रेजेंट होती है, यहाँ पे होती है दो, नेक से ये ब्रेन को लेके जाती है, ठीक है। तो ये नेचुरली ब्लड के यहाँ पे ब्लड है, तो ये मतलब ये डिटेक्ट करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं चेंजेस को थ्रू CSF, और ये डिटेक्ट करते हैं चेंजेस को कार्बन इसको थ्रू ब्लड, मतलब ये ब्लड के थ्रू डिटेक्ट करते हैं चेंजेस को, और ये CSF के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। समझ आया सिमरन? अब जो इसमें देखो, अब ये है मेन पॉइंट, इसका पूरे का जो मेन एसेंस यही है, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंक्रीज इन HIN cause increase in breathing rate by signaling again RRC। समझ आ गई? कौन कौन से न्यूरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं? न्यूरल में पॉन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है, वो कैसे करते हैं, और ये कीमोरिसेप्टर्स कैसे करते हैं, ठीक है। टाइम के अंदर मैं खत्म करना चाह रही हूँ टॉपिक, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, पढ़ के आना, ना समझ में आए तो पूछना। चल, अब हमारा नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इसका, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये तो इसमें जो दिए हुए तुम्हारे एनसीईआरटी में वही पढ़ा रही हूँ, बहुत ज्यादा कुछ नहीं इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो जो 3 ही डिसऑर्डर दिए हुए हैं इसमें, ऐसे तो और भी, ऐसे तो TB भी इससे रिलेटेड है, ट्यूबरकुलोसिस भी इससे रिलेटेड है, ब्रोंकाइटिस भी है, बट जो उसमें लिखे हुए हैं वही करवा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो, हाँ हाँ, इट इज क्रॉनिक डिसऑर्डर। एस्थमा का नाम सुना है? सांस लेने की तकलीफ जो होती है एस्थमा में, है ना, एस्थमा में सुना होगा, सबने ही सुना होगा। और जो सांस जिनको तक पॉल्यूशन में आजकल उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो जब सांस लेते हैं तो आवाज़ सी आती है, तो उस आवाज़ को बोलते हैं विजिंग की आवाज़ बोलते हैं। ऐसे नहीं, ये नहीं आवाज़, जब वो मतलब नॉर्मल सांस में भी हमें आवाज़ सुनती है, नॉर्मल सांस जब लेते हैं ना तो ऐसे लगता है उनको कितनी डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, है ना, ऐसे होता है। चलो, क्रॉनिक डिसऑर्डर है, अफेक्ट्स बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, राइट। इट अकर्स ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शंस। स्पेसिफिक सीजन में कई बार सुना होगा, जब जीरी की कटाई होती है तो एयर के अंदर वो जो घूम रहे होते हैं जीरी के
पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल वगैरह उससे होती है स्पेशली, या किसी सीजन में किसी पॉलन ग्रेन से होती है, ऐसे भी होता है। तो दीज एलर्जेंस कॉज रिएक्शंस, एलर्जेंस दैट कॉज रिएक्शंस कैन बी पॉलन, डस्ट, डस्ट माइट्स, डेंडर, फेदर्स, एनिमल फर, स्मोक एंड फ्यूम्स। ये सारे के सारे एलर्जेंस है। नेक्स्ट ईयर तुम पढ़ोगे, एक चैप्टर भी एलर्जी का, मतलब एक टॉपिक है एलर्जी का, उसमें पढ़ोगे, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या क्या है इसमें देख लो। स्पैज्म ऑफ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। जो ब्रोंकाइटिस की जो अंदर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, उनके अंदर स्पैज्म होता है, उनके अंदर चाल मतलब वो ठीक से काम नहीं करती, पेन होता है उन्हें। एयरवेज बिकम फ्लैटेंड एंड स्वोलन एंड नैरो लिमेंटेड। देखो मैं तुम्हें एक बार बना के दिखाती हूँ। ये जैसे कि ये मान लिया नॉर्मल वाला है, ये बच्चों नॉर्मल ब्रोंकियल है सपोज, ठीक है, नॉर्मल ब्रोंकियल है। और अगर मान लिया वो होगा, क्या बोलेंगे इसको, मतलब एस्थमा वालों का, एस्थमा वालों का, तुम्हें इसमें और इसमें डायग्राम में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है बच्चे? इसके अंदर स्पेस ज्यादा है, इसमें कम हो गया ल्यूमन, है ना। तो ये इस तरह का, इसके अंदर इसको बोल देते हैं इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गई। इन्फ्लामेशन जैसे आर्टरीज में भी इन्फ्लामेशन, तो स्पेस कम हो जाएगा ना। जैसे कोई पाइप है, पानी की पाइप जिसमें पानी देते हैं, तो अगर उसकी वॉल के अंदर कुछ जम जाए तो पानी कम, उसके अंदर वो हो जाता है ना, मतलब कम पानी आता है ना, वो क्या बोलते हैं, उसकी दीवारें जब कम होगी तो ठीक से पानी नहीं आता है ना, ये होता है। तो ये देखो क्या होगा, एयरवेज बिकम इन्फ्लेम मतलब स्वेलिंग, सोलन, ये याद रखो, सोलन एंड नैरो ल्यूमन। ये मीनिंग समझो बच्चों, इन्फ्लेम एंड नैरो ल्यूमन। ल्यूमन नैरो हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होगी, रेडनेस होगी, टेंडरनेस होगी उसके अंदर। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग एंड रेडनेस ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये याद रखना है। एक्सेसिव म्यूकस स्क्रीशन रिड्यूसेस द ल्यूमन फर्दर मेकिंग एक्सपीरेशन डिफिकल्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है विजिंग एंड कफिंग, विजिंग एंड कफिंग, ठीक है, खांसी आती है और विजिंग जो मैंने बताया आवाज आती है। तो ये वर्ड आएगा, ध्यान रखना अस्थमा का। और ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई होगा, इनमें ये याद रखना। एल्वियोलाई से नहीं है इसका लेना देना, ब्रोंकाई से। क्लियर है, चल सकती हो आगे। अब इसे, अब ये है एम्फिसिमा, सुना होगा वर्ड तुमने, एम्फिसिमा भी शायद। ये देखो एम्फिसिमा में क्या है, इसका मीनिंग जो है इसका मीनिंग है फुल ऑफ एयर और इन्फ्लामेशन, भर गया, एयर से भर गया, पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रही है। फुल ऑफ एयर और इन्फ्लामेशन। बच्चों अभी थोड़ा हलचल प्लीज बंद कर दो, बाद में ले लेना। इट इज ऑल्सो क्रोनिक डिसऑर्डर। ब्रोंकाइटिस एंड एम्फिसिमा आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज COPD, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस। ब्रोंकाइटिस भी इसी को बोल देते हैं, मतलब इसी का पार्ट है। क्रोनिक स्मोकिंग मेजर कॉज है, पता होगा, क्रोनिक स्मोकिंग। सेकेंडरी स्मोकिंग और इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस खाने से भी हो जाता है ये। और द वॉल ऑफ एल्वियोलाई डैमेज, ये भी मैं छोटा सा बना के दिखाती हूँ। जैसे ये नॉर्मल एल्वियोलाई है, जस्ट अ सेकंड, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो इसके अंदर एल्वियोलाई की वॉल ही ये ठीक है, ये डैमेज होगी एल्वियोलाई की वॉल। द वॉल ऑफ एल्वियोलाई डैमेज एंड the loss of elasticity of walls of bronchioles and alveoli leads to reduction of surface area for gaseous exchange. Clear? अपने आप ही जब वॉल ही डैमेज हो गई, lungs remain inflated, hyperinflated as exhalation becomes difficult. lungs वापस नहीं आते अपनी पोजीशन पे, ठीक है, they remain inflated as exhalation becomes difficult.
राइट। लास्ट है, बस लास्ट है, हो गया बच्चों, हो गया, बस ये हो गया, मैं शेयर कर दूंगी, बस सुन लो ध्यान से। ये ऑक्यूपेशनल जो स्टोन तोड़ने का काम करते हैं या कोयले की खानों में काम करते हैं या इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये उनसे रिलेटेड डिजीजेज है। इसमें तुम एक इसका नाम पढ़ लेना, इसका पढ़ लेना, इसको छोड़ सकते हो, न्यूमोकोनियोसिस एंड बाइसिनोसिस पढ़ लेना नॉलेज के लिए। क्रॉनिक कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंसेस है ये। सिम्टम क्या है? सीरियस लंग डिजीज ड्यू टू फाइब्रोसिस, ये पढ़ लेना। अपर पार्ट्स ऑफ लंग्स एंड इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स होगा, इसमें प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रोसिस होगा, लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है, ठीक है। तो ये आगे जा करके सीरियस डिजीज में भी कन्वर्ट हो सकती है, ये ध्यान रखना। और इसमें थोड़ा मास्क पहनना बताया जाता है, पर फिर भी थोड़ा काम करना, लगातार काम करना रिस्की ही होता है इसमें, ठीक है। इसके साथ ही बच्चों चैप्टर खत्म। अब तुम अच्छे से पढ़ के आना, कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्विज टाइम, ठीक है। थैंक यू।